आप सुन रहे हैं मानव कौल लिखित बहुत दूर कितना दूर होता है इस पुस्तक का अगला भाग। सॉरी, आई विल हैंडल दिस राइट नाउ। कैथरीन का मैसेज आया। मैंने उसका मैसेज पढ़कर मिटा दिया। मैं कैथरीन को ऐसे याद नहीं रखना चाह रहा था। लड़खड़ाते कदमों से बेनुआ ने मुझे रूम तक छोड़ा और हमने एक दूसरे को अलविदा कहा। मेरा चित्त शांत नहीं था, सो मैं अपने रूम नहीं गया। मैं अपनी गली के आगे बढ़ गया। देखा मॉलिन रूज के बाहर बहुत भीड़ दिखी। मैंने पता किया कि शो 5 मिनट में शुरू होने वाला है। बिना सोचे मैं भीतर घुस गया। शो देखते हुए मैं पूरी एक वाइन की बोतल गटक गया। बीच में कैथरीन को मैसेज किया, मुझे तुम्हारे बॉयफ्रेंड की बात का बुरा नहीं लगा, अपना ख्याल रखना। उसका कोई मैसेज नहीं आया। मॉलिन रूज बहुत ख़राब था। आधे घंटे के शो के बाद मुझसे वहाँ बैठते नहीं बना। मैं लड़खड़ाते हुए वापस आया और अपने बिस्तर पर पसर गया। सुबह आँख बहुत देर से खुली। कुछ वक्त के बाद याद आया कि मैं पेरिस में हूँ। मैं सोचने लगा कि मैं कौन सा पेरिस देखना चाहता हूँ। मैंने टाइप किया वैन गॉग का पेरिस, तो गूगल पर डायरेक्शन आया है कि वह कहाँ रहते थे। मैंने देखा वहाँ 5 मिनट की दूरी पर पीछे की तरफ रहते थे। मुझे आश्चर्य हुआ। मैंने पिकासो टाइप किया। वहाँ भी 5 मिनट की दूरी पर पीछे की तरफ रहा करते थे। फिर मैंने कामू टाइप किया और मेरे आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा कि वह भी 5 मिनट की दूरी पर पीछे की तरफ रहे थे। मैंने सोचा कि यह पीछे की तरफ है क्या। जिस जगह से मैं बाएं मुड़ गया था पहले दिन, नक्शा मुझे उसी तरफ जाने को कह रहा था। उसी तंग गली से ऊपर की तरफ जाते हुए मैंने देखा कि मैं इन सारी जगहों से पहले दिन ही गुजरा था। मेरी आंखें फटी रह गई जब मैं उस जगह खड़ा हुआ जहां पिकासो ने पहली बार क्यूबिज्म मॉन्टमार्त्रे के एक घर में डिस्कवर किया था। थोड़ी ही दूरी पर वैन गॉग रहते थे, 54 नंबर बिल्डिंग में। बाहर उनके और थियो के संदर्भ में फ्रेंच में कुछ लिखा हुआ था। 54 नंबर बिल्डिंग के ठीक सामने ब्रेड की दुकान थी। तभी बारिश होने लगी और मैं भागता हुआ एक कैफ़े में चला गया। मन एकदम उदास हो गया। मैं उदास नहीं था, मुझे भोर याद आ रही थी। इमली के 2 पेड़, विचित्र कहानियों से भरा हुआ कुआं, घर की दीवार पर सुबह को रेंगते हुए आना, उसकी गोदी, उसके बालों की खुशबू, कैथरीन, अपना अधूरा लिखा हुआ और भूख। बहुत देर तक मुझे भूख याद आती रही। मैं खाना चाहता था, बहुत सारी ब्रेड, सूखी ब्रेड। फिर उन्हीं जगहों में से एक जगह एल्बेयर कामू ने स्ट्रेंजर आउटसाइडर, मेरी सबसे पसंदीदा किताब, पूरी की थी। मैंने उसकी डायरी भी पढ़ी थी। उन दिनों की उनकी मनस्थिति बहुत अजीब थी। कामू ने स्ट्रेंजर लिखने के दौरान अपनी डायरी में लिखा था, What does this sudden awakening mean in this dark room with the sounds of a city that has suddenly become strange? And everything is strange to me. Everything, without a single person who belongs to me, with no place to heal this wound. What am I doing here? What is the point of these smiles and gestures? I am not from here, not from anywhere else either. And the world has become merely an unknown landscape where my heart can lean on nothing. फिर वह एक महत्वपूर्ण वाक्य लिखते हैं, a stranger who can know what this word means. लेखन कितना सघन काम है। कहीं भी छुपने की कोई जगह नहीं मिलती। पूरी यात्रा एक कमज़ोर क्षण से दूसरे कमज़ोर क्षण तक पहुंचने की एक अंधी छलांग है। हर बार पैर चूक जाते हैं। फिर देर तक बीच हवा में हम अपना आधा लिखा हुआ, अपनी अधूरी ज़िंदगी की रस्सी पर लटके हुए ताकते रहते हैं। मैं बारिश में भीगते हुए उन्हीं गलियों के देर तक रेंगता रहा। वहाँ से जाकर भव्य पेरिस को देखने का मन ही नहीं किया। ठंड बढ़ गई थी। कांपते हुए एक कोने में खड़े होकर मैंने सिगरेट जला ली। मुझे लगा कि यह समय अलग है। मैं बहुत सालों पीछे की किसी गली में छुपा हुआ खड़ा हूँ।
इन पत्थरों की संकरी गलियों से अभी कामो, वैन गॉग या पिकासो निकल कर बाहर आएंगे। तभी बीच बारिश में धूप निकल आई और सारा कुछ सुनहरा हो गया। इस वक्त सारा कुछ धुला हुआ सा सामने तैर रहा था। यह था मेरा पेरिस। अगले 2 दिन पेरिस में बहुत व्यस्त बीते। बीच में कई बार लिखने की कोशिश की, पर कुछ वाक्यों के बाद मन भटक जाता। पेरिस बहुत ज़्यादा विचलित कर रहा था, सो मैंने अपने लिखे को कुछ वक्त के लिए दूर रखा और सिर्फ पेरिस की गलियों में भटकता रहा। सार्त्र और सिमोन की कब्र पर गया। बहुत देर चुप शांत बैठा रहा। बैंकेट की कब्र ढूंढने में बहुत वक्त लगा। एकदम सादी कब्र थी उनकी। जिन्होंने उन्हें पढ़ा है, खासकर उनके अंत के नाटकों को, उनके लिए इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। वहाँ मोपासॉ और मार्गरेट दुरास की भी कब्रें थीं। सिमोन और सार्त्र की कब्र को लोगों ने चुंबनों से भर रखा था और अपने मेट्रो के टिकट वहाँ छोड़ गए थे। दुरास की कब्र पर बहुत सारे पेन रखे हुए थे और लड़कियाँ अपने हेयर बैंड छोड़ गई थी। इसके बाद मैं उन सारे कैफ़ेज़ में गया जिनमें सारे लेखक और पेंटर्स बैठा करते थे। इस वजह से करीब 10 से 12 कॉफ़ी में मैं रोज़ पी जाता था। 2 प्रायोगिक नाटक देखे बेनुआ के साथ और कॉमेडी फ्रैंकेस में चल रहे एक सफल प्रयोग को भी देखने का मौका मिला, लेस डमेनेस। भाषा के कारण मैं बहुत मुश्किल से चीज़ें समझ पा रहा था, पर पेरिस में प्रायोगिक और कमर्शियल दोनों किस्म के नाटकों को देखने का अनुभव मज़ेदार था। बेनुआ के कहने पर मैं उसके स्कूल के बच्चों से मिलने गया। उनके पास भारतीय थिएटर और फिल्मों को लेकर बहुत सवाल थे। मैं जवाब देता रहा। अंत में एक लड़का जो पूरे वक्त शांत था, उसने पूछा कि अगर आप अपने बचपन से अभी मिलते तो उसे क्या सलाह देते। मैं कुछ देर चुप रहा, फिर जवाब दिया, मैं उससे कहूँगा कि इट डजंट मैटर। जितना भी वक्त बचता वह सारा म्यूज़ियमों में बीतता। मैं अब पेरिस छोड़ना चाह रहा था, पर कहाँ जाऊँगा यह अभी तक तय नहीं किया था। बेनुआ ज़िद पर अड़ा था कि एक दिन और रुक जाऊँ, पर मुझे पेरिस से थकान हो गई थी और मैं लिखना चाह रहा था। बेनुआ और हम डिनर पर इन बातों पर बहस कर रहे थे कि तभी उसकी गर्लफ्रेंड आई। मैंने उसकी गर्लफ्रेंड लूसी को अपनी सारी मुश्किलें बताई। लूसी का खुद का थिएटर ग्रुप है जिसमें वे नए नए प्रयोग करती हैं और उन प्रयोगों के लिए पैसे एकत्र करना उसे हर बार थका देता है। मैंने उससे कहा कि आप एकदम इस वक्त इंडियन साउंड कर रही है। लूसी ने तभी मुझे शैलॉन-sur-Saône जाने का सुझाव दिया। मैंने गूगल पर देखा कि एक छोटा सा फ्रेंच गांव है। मुझे ठीक लगा। मैं डिनर से यह कहकर उठा कि एक दिन और पेरिस में रहूँगा, पर मुझे पता था कि ये मेरे लिए अब संभव नहीं है। देर रात अपनी बियर पर अकेले बैठे हुए मैंने शैलॉन में रूम बुक किया और अगली सुबह का ट्रेन रिजर्वेशन। मैंने पेरिस लिखने के कारण छोड़ दिया, पर एक दूसरा कारण यह भी था कि मैं बड़े शहरों से उकता चुका था और असल में हम कितना कुछ देख सकते हैं मुझे पता नहीं। एक वक्त के बाद म्यूज़ियम में सारी बड़ी पेंटिंग और स्कल्पचर का मेरे ऊपर कोई असर नहीं हो रहा था। पूरा पेरिस अपने आप में अतीत के अंधे प्रेत की तरह था। जितना उसे जानो वह उतना ही बचा रह जाता था। मैं भीतर से भटकना चाहता था, गुम हो जाना चाहता था। किसी तरह उन जगहों पर चित्त पड़े रहना चाह रहा था जहाँ से मैं खुद को न देख पाऊँ। जैसे ही शैलॉन-sur-Saône की तरफ ट्रेन रवाना हुई, मैंने अपना लैपटॉप खोल लिया और अपने आधे लिखे को देर तक ताकता रहा। ट्रेन में कैथरीन का मैसेज आया कि क्या मैं फ्रांस आ जाऊँ तुम्हारे साथ ट्रैवल करने। मैं अपने फ़ोन को हाथों में लिए खिड़की से बाहर फ्रांस कंट्री साइड को देखता रहा। मैं इसी बात से शायद बहुत डर रहा था। कैथरीन के साथ यात्रा बहुत सुंदर होगी जानता हूँ, पर वो पेरिस में रहने जैसा है। पेरिस बहुत सुंदर है, बहुत सारा है, पर मैं कहीं दूसरी जगह भटकना चाहता हूँ। अकेले यात्रा करते रहने में मेरे पास बहुत ज़्यादा कारण नहीं है। मैं बहुत बोरिंग यात्रा में रहता हूँ।
मेरी यात्राएं कभी भी बहुत घटनाओं वाली नहीं होती हैं। अगर ज़्यादा कुछ घटने लगता है तो मैं उकता जाता हूँ। मैं यात्राओं में जैसा का तैसा रहना चाहता हूँ, बिना कुछ दिखावे के, और बोर होना चाहता हूँ। मैं नथिंगनेस, अगर ऐसी कोई चीज़ है तो, पर बने रहना चाहता हूँ। मेरे लिखे के सारे धागे उसी थका देने वाली गीली मिट्टी से निकलते हैं। कैथरीन ने लंदन में मेरा बहुत अलग रूप देखा है, पर मैं यहाँ उससे ईमानदार नहीं रह पाऊँगा। मैं शायद कायर हूँ, और इसी कायरता के कारण मैंने उसे कोई जवाब नहीं दिया। शैलॉन-सर-सायन के स्टेशन में से मेरा रूम गूगल मैप में 18 मिनट बता रहा था। पुराने शहर में जैसे ही मैं दाखिल हुआ, वहाँ संडे मार्केट की भीड़ लगी हुई थी। मैं उस भीड़ से होता हुआ 54 नंबर बिल्डिंग के सामने खड़ा हुआ। एक सुखद संयोग था। मुझे वॉन गॉग के पेरिस के घर की याद आ गई। मैं बिल्डिंग के सामने था, पर कोई फ्लैट नंबर नहीं था। मुझे समझ में नहीं आया क्या करूं। तभी एक औरत ने मेरी दुविधा सूंघ ली और फ्रेंच में मुझसे सवाल करने लगी। मैंने उनसे अंग्रेज़ी में बात करने को कहा तो वह हंसने लगी। फिर मैंने उन्हें मैसेज दिखाया। मैसेज पढ़कर उन्होंने एक घर का बज़र दबा दिया। बिल्डिंग का मुख्य दरवाज़ा खुला और उन महिला ने मुझे अंदर धकेल दिया, पर किस फ्लोर पर जाना है ये नहीं पता था। जब ऊपर सीढ़ियाँ चढ़ रहा था तो दूसरे माले पर एक औरत खुले हुए दरवाजे के बाहर खड़ी थी। उनकी उम्र करीब 50-55 की होगी। उनके बाल बिखरे हुए थे और अजीब से बेतरतीब कपड़े पहने हुए वो लगातार बात किए जा रही थी। मैंने उनसे निवेदन किया कि आप क्या अंग्रेज़ी में बात करेंगी, पर शायद उन्होंने मेरा वह निवेदन भी नहीं सुना। कुछ देर में मैं अपने रूम में खड़ा हुआ उनकी बातें सुन रहा था। जब गूगल ट्रांसलेटर से ट्रांसलेट करके मैंने कुछ बुनियादी सवाल करने चाहे तो पता लगा वो पुर्तगाली भाषा बोल रही है। मैं करीब 1 घंटे बाद उन्हें समझ पाया कि बाहर के दरवाजे की चाबी आपने नहीं दी मुझे। 2 दरवाजे हैं और चाबी एक ही है। चाबी मिलते ही मैंने उन्हें थैंक यू कहा, पर वह जाने का नाम न ले। अंत में मैंने बाथरूम में जाकर कपड़े बदले, उन्हें नमस्ते कहा और बाहर निकल गया। पूरे शहर में सन्नाटा था। मार्केट खत्म हो चुका था। गिने चुने इक्का दुक्का लोग दिखाई दे रहे थे। मैं इस बार दाई तरफ चलने लगा। एक गली की दूसरी कई गलियां फूटी और वे एक चौक पर मिली जहां सुंदर गिरजा और उस गिरजे के चारों तरफ शांत कैफ़ेज़। मुझे पहली नज़र में शैलॉन-sur-सायन से प्रेम हो गया। नदी किनारे एक सुंदर फ्रेंच टाउन जो 1-2 घंटे चलने में ख़त्म हो जाता है। मैं नदी किनारे बहुत दूर तक चलता रहा। बार बार मुझे भोपाल में बिताए अपने दिन याद आ रहे थे। बिना किसी राह के अंधेरे में दीवारें टटोलते टटोलते चलते रहने वाले दिन। कितना बदल चुका है सारा कुछ। पहले की शामें कितनी महत्वपूर्ण लगती थी। हर शाम लगता कि कुछ घटने वाला है, कुछ ऐसा जिसके बाद सारा कुछ बदल जाएगा। नाटकों की रिहर्सल ख़त्म होने के बाद भूखे पेट घर में ढेर हो जाते। हर रात शाम की निराशा को लेकर बैठते, पर फिर भी पूरी तरह निराश नहीं होते थे। सुबह होती और फिर एक नई शाम का इंतज़ार शुरू हो जाता। बहुत दूर आने पर भी बहुत दूर आ गए हैं का एहसास नहीं होता है। अपना जिया हुआ अभी भी पूरे शरीर में कल ही की बात है जैसी हरकत कर रहा होता है। उदासी किस कदर परछाई की तरह बिल्कुल साथ में सरक रही होती है। आज बदली छाई हुई है, ठंड है, पर फिर भी परछाई की उपस्थिति ठीक बगल में मैं महसूस कर सकता हूँ। ऐसे लंबे अकेलेपन में कहीं सिर टिका देने को जी चाहता है, पर अगले ही पल दूर से आता एक बूढ़ा आदमी दिखता है और मैं उसकी काल्पनिक कहानी में फंस जाता हूँ। क्या ये छलावा है? क्या मैं लगातार खुद को छल रहा हूँ? दूसरों की कहानियों में मैं कब तक छुप कर बैठ सकता हूँ? कभी कभी मुझे लगता है कि मेरा सारा अपना एकदम खोखला है। मैं एक परजीवी पौधा हूँ। मुझे हमेशा दूसरों की ज़रूरत रहती है, वे दूसरे जिन्हें मैं जानता नहीं हूँ। तब असल में मैं जो कहता हूँ कि मैं अकेले यात्रा कर रहा हूँ वो झूठ है।
शलों सर स्वान में मुझे बिल्कुल वैसा लग रहा है जैसा स्पेन के कॉर्दोबा शहर में लगा था। छोटा सा शांत शहर। शाम होते होते लगभग पूरा शहर नदाराद था। मैं खाली सड़कों पर टहल रहा था जैसे कर्फ्यू लगा हो। मुझे अपने पैरों की आवाज़ कुछ इस तरह आ रही थी मानो साथ में कोई और चल रहा हो। मैं रुकता और सारा कुछ चुप हो जाता। अगले मोड़ पर कुछ आवाज़ें आई। देखा तो एक पुराना सा पब था जहाँ बहुत से बूढ़े अपनी अपनी वाइन और बियर पर बहस कर रहे थे। मैं उस पब में गया और एक बियर ऑर्डर की। अगर भाषा की समस्या नहीं होती तो मैं उनकी चर्चा में ज़रूर शामिल होता, पर उन्हें दूर से देखने का भी सुख है। एक बूढ़ा उस बहस में से छिटक कर मेरे बगल में आकर बैठ गया। मैं अपनी बियर पर चुप था। कुछ ही देर में वो मुझसे अपनी हारी हुई बहस के अंश दोहराने लगा। उसके हाव भाव से कुछ यूँ लग रहा था कि वह बाकी सारे लोगों से बहुत नाराज़ है। मैंने उससे 2 बार कहा कि अंग्रेज़ी, कृपया अंग्रेज़ी में बात करें। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, पर वो शायद मेरे ज़रिए अपने दोस्तों को बताना चाहते थे कि ये मेरी बात समझ रहा है। सो मैं चुप रहा और हर बात में हामी भरता रहा। वहाँ से उसके दोस्त उसकी बात का जवाब देने लगे। कुछ ही देर में बहस मेरे इर्द गिर्द हो रही थी और मैं बीच के बंदर सा दोनों तरफ हामी भर रहा था। इस बीच में 3 बियर पी गया और मुझे लगने लगा कि मैं सच में उनकी कुछ बातें समझ रहा हूँ। बाद में उनमें आपस में शायद सुलह हो गई। सो जब वे हंसते मैं भी हंस देता। जब वे गंभीर होते तो मैं चुप उनकी आंखों में आंखें डाल उन्हें तकता रहता। वापस अपने कमरे में आया तो वही महिला मेरा इंतज़ार कर रही थी। उन्होंने इशारे से मुझे किचन में बुला लिया। मैंने देखा उन्होंने बहुत सारा सूप बनाया हुआ था। मैंने उनसे कहना चाहा कि एयरबीएनबी के हिसाब से आप सिर्फ मुझे नाश्ता देंगी, खाना नहीं। पर यह बात उन्हें समझाने से बेहतर था कि सूप पी लिया जाए। सो मैं उनके सामने सूप लेकर बैठ गया। उन्होंने बहुत मशक्क़त से अपना नाम बताया, मर्सिया। मेरा नाम जानने के बाद वे बहुत देर तक उसे बुदबुदाती रही। मैंने इशारे से पूछा कि आप नहीं लेंगी सूप? उन्होंने कहा कि वे ले चुकी हैं और बस मेरा इंतज़ार कर रही थी। उन्होंने बाल संवारे हुए थे और कपड़े भी बड़े तरतीब वाले पहने हुए थे। उन्होंने फ़ोन पर लिखकर पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं मुस्कुरा दिया। इच्छा तो हुई उनसे कह दूँ कि एक तरह से भागकर खुद के पास आने की बड़ी इच्छा है, उसी का प्रयास कर रहा हूँ। मैंने उन्हें लिखा कि मैं लेखक हूँ, लिखने की कोशिश करने आया हूँ। उन्होंने पढ़कर एक लंबी आवाज़ निकाली, फिर पूछा कि अकेले क्यों? जिन सवालों से मैं खुद बचता फिरता हूँ वे अचानक सामने आ जाए तो समझ नहीं आता कि क्या कहे। मैंने उनसे हिंदी में कहा कि इसका जवाब मेरे पास नहीं है। मैं भी कभी कभी पछताता हूँ, पर चूँकि उस पछतावे को मैं अकेले सह सकता हूँ इसलिए अकेले। अगर किसी के साथ हूँ और वो पछताए तो उसका बोझ मैं सह नहीं सकता। मर्सिया हक्का बक्का होकर मुझे देखती रही, फिर कुछ देर तक अपनी भाषा में बड़बड़ाती रही। मैंने टाइप किया, कोई मेरे साथ आने को तैयार नहीं था और मैं पागल हूँ इसलिए। वह हंसने लगी और उन्होंने धत्त वाली एक चपत मेरे कंधे पर मारी। फिर वह अगला सवाल अपने फ़ोन पर टाइप करने लगी और मुझे इन सब में एक बहुत बड़ी त्रासदी दिखने लगी। उनके अकेलेपन में मैं खुद को बहुत अकेला नज़र आने लगा। मैं खुद को बहुत बूढ़ा महसूस करने लगा। उन्होंने पूछा, तुम्हें डर नहीं लगता? शायद वह बहुत देर से टाइप कर रही थी, शायद वह बहुत कुछ और भी पूछना चाह रही थी, पर उन्होंने सारा कुछ मिटाकर सिर्फ इतना ही पूछा। मैंने सिर हिलाकर मना कर दिया। इससे पहले वह फिर कुछ पूछे मैंने उन्हें गुड नाइट कहा और अपने कमरे में आकर पीछे दरवाज़ा बंद कर दिया। अपने बिस्तर पर चित पड़ा मैं कमरे की आवाज़ अजीब सी दीवारों को देख रहा था। ये सारे घर पुरानी लकड़ियों के बने थे। जब भी वो एक कमरे से दूसरे कमरे में जाती, लकड़ी की चरमर इतने करीब सुनाई देती कि लगता कोई मेरे बिस्तर के नीचे चल रहा है। उनकी दुनिया का अकेलेपन मैं दरवाजे के इस तरफ से सुन सकता था।
मैं उनसे कहना चाह रहा था कि मैं बहुत डरपोक हूँ, शायद इसलिए भागता फिरता हूँ। मैं ये मानने को शायद तैयार नहीं हूँ कि ज़िंदगी बस इतनी ही है। मुझे हमेशा से ज़िंदगी से बड़ी अपेक्षाएं रही है। बस यही नहीं है जीवन, जीवन अभी और भी है। इसके आश्चर्य अभी बचे हैं, जहाँ मुझे दिखाई देता है कि बस अब यही है मेरी ज़िंदगी। मैं भाग जाता हूँ। एक तरह से जो हमेशा से चाहिए था उसका मिलना शाप है। इसलिए बेवजह बेकायदा बिखरा पड़ा जीवन बहुत आकर्षित करता है। मानो मैंने एक घर बनाया है पर उसके खिड़की दरवाजे उखाड़ फेंके हैं। जो भी जीना मुझे दिया जाता है मैं उसे छलका देता हूँ, तोड़ देता हूँ जो अपेक्षित है। मैं जब हार कर नीचे गर्त में पड़ा होता हूँ तो वहाँ से आसमान बहुत खूबसूरत दिखता है। वहाँ तारे नहीं होते, वहाँ बस संभावनाओं के चंद्रमा होते हैं। मैं पहले चांद पर पैर रखता हूँ और एक असीम संभावनाओं की छलांग लगाता हूँ, अपनी जेब में हार की गर्त के पत्थर लिए। लकड़ी के तिड़कने की आवाज़ आई। मुझे लगा वह मेरे दरवाजे के दूसरे तरफ खड़ी है। मैंने रज़ाई से अपना सिर ढक लिया। मुझे लगा कि अगर उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया तो मैं चिल्ला दूंगा, पर क्या उन्हें पता चलेगा कि मैं उनके कारण डरा हूँ, किसी बुरे सपने के कारण नहीं। रात मेरी थकान जीत गई। उस डर और असमंजस में मैं कब सो गया मुझे पता ही नहीं चला। सुबह मैंने ढूंढा कि कहाँ साइकिल मिल सकती है किराए पर। यह कुछ भी ज़्यादा दूर नहीं था। मैंने मर्सिया का नाश्ता जो छोड़ा और उन्हें पता चले इससे पहले चोरों की तरह बाहर आ गया। यहाँ साइकिल का पथ बहुत सुंदर है चारों तरफ। नदी किनारे में दूर तक साइकिल पर निकल गया। यूँ अकेले चलते रहने पर कुछ क्षण आते हैं जिनका कोई मुकाबला नहीं है। उस क्षण की खुशी में हम खुद को ही खुश होता देखते हैं। सामने से चिड़ियों का एक झुंड उड़कर चला आ रहा था। कुछ ही समय में वह झुंड इतना करीब से गुजरा कि मुझे यकीन नहीं हुआ। मैं भीतर ही भीतर हंसने लगा। इस अवस्था को लिखा नहीं जा सकता। जीने में भी एक अजीब सा संघर्ष है। शरीर इस सुख को बहुत जीना चाहता है, पर भीतर इतने सुख को जीने की आदत का कमरा बहुत छोटा है। Travel isn't always pretty. It isn't always comfortable. Sometimes it hurts. It even breaks your heart. But that's okay. The journey changes you. It should change you. It leaves marks on your memory, on your consciousness, on your heart, and on your body. You take something with you. Hopefully, you leave something good behind. Anthony Bourdain. यूँ किसी भी जगह पड़े हुए मुझे अक्सर लगता है कि जो लिखता है या फोटोग्राफर या पेंटर्स, उनके लिए अकेले यात्रा एक तरीके का अपने काम के साथ संवाद है। मुझे उन लोगों पर बहुत आश्चर्य होता है जो बस यात्रा करते हैं बिना किसी आर्टिस्टिक संवाद के। वैसे मैं ऐसे किसी भी यात्रा से, जिस किस्म की यात्रा मुझे पसंद है, अभी तक नहीं मिला हूँ। उनके लिए कितना थका देने वाला होगा अकेलेपन। मैं बिल्कुल ऐसा ही व्यावसायिक फिल्मों और नाटक करने वालों के लिए भी महसूस करता हूँ। अगर कोई आर्टिस्टिक संवाद नहीं है, नए प्रयोग नहीं है, तो ये कितना मेहनत का काम है। पूरा दिन साइकिल पर रहने के बाद मैं एक इंडियन रेस्टोरेंट में गया। वहाँ तारिक नाम का एक लड़का काम करता था जो अफ़गानिस्तान से था। बहुत दिनों बाद हिंदी बोलने को मिली तो मैं देर तक उससे बातें करता रहा। 3 साल में उसने ये रेस्टोरेंट खड़ा किया है। लोगों को इंडियन खाना पसंद है तो पूरे रेस्टोरेंट में कृष्ण और राधा और गणपति की तस्वीरें लगी हुई थी, जबकि काम करने वाले सारे अफ़गानी और पाकिस्तानी थे। व्यवसाय सारा कुछ एक कर देता है। उसे इस साल अफ़गानिस्तान की क्रिकेट टीम से बड़ी आशाएं थी। फिर बाद में जोड़ा कि सबसे हार जाए पर पाकिस्तान से नहीं। सबका कोई दुश्मन होता है, वह बस उससे नहीं हारना चाहता। उसने मेरे लिए स्पेशल दाल बनवाई और पुलाव दिया। मुझे खाता देख वह हंसने लगा। मैंने कहा कि हाँ, मैं थोड़ा बेतरतीबी से खाता हूँ। वो बचपन में ही घर से भाग गया था ना।
तुर्की रहा, ईरान रहा, फिर लंदन होता हुआ अब इधर आ गया है। हर जगह काम किया, पैसे जमा किए, पर यहाँ आकर कसीनो जुए की लत लग गई और अपनी सारी जमा पूंजी हार गया। कह रहा था कि मुझे पता है ये बहुत बुरी चीज़ है, पर मैं दिन रात उसके बारे में ही सोचता हूँ। अभी रोज़े चल रहे हैं तो नहीं जा रहा हूँ। तारीख जब आप बीती बताता तो लगता कि उसकी बातों में सारा कुछ सीधा था। एक ऐसी कहानी जो इसी तरीके से जी जा सकती है। अपने घर से भागकर वह जीवन की एक गली में घुसा था। उसे लंबी चौड़ी सड़क का इंतज़ार था, पर उस इंतज़ार की थकान उसके चेहरे पर नहीं थी। मैं उससे कहना चाह रहा था कि तुम कमाल हो, बस जुए की आदत छोड़ दो। पर उस यात्रा का मतलब ही क्या जिसमें मैं किसी को बदलने की कोशिश करूं? बदलाव की ज़रूरत मुझे मेरे भीतर है, बाहर सारा कुछ एकदम सही है। उसने कहा कि मुझे सपने आज भी अफ़गानिस्तान के ही आते हैं और आपको जहाँ के सपने आते हैं आप असल में वही के हैं। वह यह बड़ी बात कहकर मेरी तरफ मुस्कुराकर देखने लगा। मैंने न तो हाँ कहा और न ही उसकी बात को नकारा। मैं जब वहाँ से जाने लगा तो उसने कहा कि कल आइएगा, मैं खुद खाना बनाऊंगा आपके लिए। मैं वापस अपने कमरे पर जाने की बजाय नीचे एक पब में बैठ गया। कुछ अकेले लोग अपने अपने कोनों में अपनी ड्रिंक्स पर शांत बैठे थे। इनका अकेलापन पूरा लगता और वह अपने अकेलेपन में सहज, जबकि मैं विचलित सा रहता। इतना अकेले रहने के बाद भी मैं अभी तक इससे पूरी तरह सहज नहीं हो पाया था। मैं अकेलेपन में भी अकेला होना तलाशता। मर्सिया का मैसेज आया। उसमें एक तस्वीर थी खाने की। मैं समझ गया वह मुझे डिनर के लिए न्योता दे रहा है। मैंने एक बियर और ऑर्डर की। मर्सिया ने पीले रंग की एक छोटी ड्रेस पहनी हुई थी जिसमें छोटे सफ़ेद रंग के फूल बने हुए थे। जब मैं खाना लेने लगा तो देखा उन्होंने बहुत ज़्यादा चावल और फ़िश बनाई थी। वो अकेली रहती हैं, इतना सारा खाना कौन खाएगा? मैंने उनकी तरफ देखा तो उन्होंने इशारा किया, ले लो। मैंने अपनी क्षमता से थोड़ा ज़्यादा खाना लेकर उनके सामने आकर बैठ गया। संवाद फिर गूगल ट्रांसलेटर से शुरू हुआ। उन्होंने पूछा कैसा लगा खाना। मैंने इशारे से कहा कि बहुत उम्दा है। वह शर्मा गई। उन्होंने अपने फ्रिज पर चिपकी तस्वीरें निकालकर मेरे सामने रख दी। उन तस्वीरों से पता चलता था कि उनकी एक लड़की है जिसके 2 बच्चे हैं। वह डॉक्टर है कहीं। उन्होंने उस शहर का नाम बताया तो मैंने जल्दबाजी में हामी भर दी कि मुझे पता है वो जगह, जबकि मुझे कोई अंदाज़ नहीं था। फिर वो देर तक पुर्तगाली में कुछ बोलती रही और पीछे वाले कमरे की तरफ इशारा करती रही। मैं देर तक पीछे वाले कमरे के दरवाजे को देखता रहा। मैंने उनसे टाइप करके पूछा कि यहाँ कोई और भी रहता है। उनका जवाब आया, नॉट रियली। मैं खामोश हो गया। कुछ देर की चुप्पी के बाद वह टाइप करने लगी। मैं अपना खाना लगभग ख़त्म कर चुका था। उन्होंने मेरे सामने एक बियर रख दी और फिर धीमे धीमे टाइप करने लगी। मैंने थैंक्स कहकर बियर पीना शुरू किया। उन्होंने अपना फ़ोन दिखाया। उसमें ट्रांसलेट करके लिखा था, यू आर फ्रॉम इंडिया, कैन यू प्लीज़ ब्लेस दिस हाउस विथ योर मंत्रा। मैंने देखा उनकी आँखों में गीली आशा थी। मैंने हाँ कहा और बियर का एक लंबा घूंट मारकर गाना शुरू किया। लागा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, लागा चुनरी में दाग। मैं उसके साथ उसका एक अंतरा भी गाया। उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली थी। मैं कतई बेसुरा गाता हूँ, इतना कि अपने खुद के म्यूज़िकल प्लेज में मुझे गुनगुनाने तक से रोक दिया जाता है। पर यहाँ मेरा बेसुरापन काम कर रहा था। मैंने जैसे ही गाना ख़त्म किया, एक चुप्पी थी पूरे घर में। उन्होंने कुछ देर बाद अपनी आंखें खोली और टाइप करके कहा, ये घर ज़्यादा बेहतर महसूस कर रहा है। वह धीरे से उठी। उन्होंने मेरा माथा चूमा और धीरे धीरे चलते हुए पीछे वाले कमरे के दरवाजे के सामने खड़ी हो गई। मुझे लगा वह अंदर जाएगी, पर वो दरवाजे के सामने खड़ी रही। मेरी घबराहट थोड़ी बढ़ती जा रही थी। मैं उनका नाम धीरे से पुकारा,
मर्सिया, मर्सिया। पर वह मुड़ी नहीं। वह बुत बनकर उस दरवाजे के सामने खड़ी रही। मैंने बियर की बोतल वॉश बेसिन के पास रखी और उनके बगल से होता हुआ अपने कमरे में चला गया। कुछ इस तरह मानो मैंने उन्हें वहाँ खड़े हुए देखा ही नहीं। रात मैं शायद बहुत नशे में था, सो उतना डर नहीं लगा था, पर सुबह होते ही कल रात की बात को याद करके मैं ज़्यादा डर गया था। मैं जल्दी जल्दी तैयार हुआ और जो ही अपने कमरे का दरवाज़ा खोला, किचन से उनकी आवाज़ आई, हेलो हेलो। मैं खुद को कोसने लगा कि मुझे थोड़ा और खुफिया तरीके से निकलना चाहिए था। मैं किचन में गया तो वह नाच रही थी। उन्होंने मेरे लिए कॉफ़ी बना रखी थी। अपना फ़ोन निकालकर उन्होंने मुझे पढ़ाया। मैं बहुत वक्त के बाद कल रात बहुत गहरा सोई। बहुत धन्यवाद रात के मंत्र के लिए। पूरा घर बहुत खुश है। क्या तुम मुझे वह मंत्र सिखा दोगे? झूठ। महज एक वाक्य नहीं होता है कि कह दिया और छुटकारा पा लिया। झूठ का एक पूरा संसार होता है। मैं उस संसार में था और दिक्कत भाषा की थी। मैं कम से कम बोलने में गाने बैठ गया था और अब फंस चुका था। मैंने गूगल ट्रांसलेटर पर लिखा कि मैं सिखा दूंगा, पर एक भी शब्द आपने गलत गाया तो अंजाम बिल्कुल उल्टा होगा। इसलिए आज रात मैं दूसरा मंत्र कह दूंगा, जिसके बाद इस घर को मंत्रों की कोई ज़रूरत नहीं होगी। वह मेरा लिखा पढ़कर खुश हो गई। हम दोनों अपनी अपनी नाश्ते की प्लेट लेके आमने सामने बैठ गए। अचानक मुझे सारा कुछ बहुत घर जैसा लगने लगा। मेरी निगाह फ्रिज पर लगी तस्वीरों पर गई। उसमें से एक पीली पड़ गई तस्वीर फटी हुई थी। मैंने उठकर देखा तो उसमें एक औरत थी जिसके बगल में एक लड़की खड़ी थी और सूट पहने पतला लंबा आदमी था जिसका मुंह तस्वीर के फट जाने की वजह से गायब था। मैं उनकी कहानी के ज़्यादा भीतर घुसना नहीं चाह रहा था, सो मैंने उनसे नहीं पूछा। मैं वापस अपने कमरे में आया और मैकॉ नाम के एक छोटे टाउन के लिए एक कमरा और ट्रेन टिकट बुक कर दिया।